अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर था हमारा सर्कुलेशन, और उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड कंट्रैक्शन, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मैकेनिज़्म ऑफ ईसीजी मशीन, इसको भी हमने डिस्कस करना है कि किस। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स कैन बी रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना बेटा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे हार्ट के अंदर पैदा होने वाली डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को क्या करता है बेटा? रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट पास थ्रू कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये दोनों डेफिनेशन ऐसे बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। बच्चे इसे जब डिफ़ाइन करते हैं तो उनके जहन में ये आता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेसिकली क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करना, और जो मशीन उसको ड्रॉ करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। हालांकि ये बात गलत है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली ये है कि आपके दिल के अंदर नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही हैं, आपके हार्ट के अंदर नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही हैं, उन नर्व इम्पल्सेस को आप जो है वो ग्राफ की फॉर्मेट में जब आप प्लॉट करते हैं तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्लियर? तो ये दोनों डेफिनेशन जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। तो बेसिकली जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना इस मशीन के ज़रिए ह्यूमन हार्ट के अंदर पैदा होने वाली नर्व इम्पल्स को, तो ये हमें एक वेव फॉर्मेट में हमें ये ज़ाहिर करके देगा। एक पार्ट पी वेव, QRS और T वेव ये प्रोड्यूस की जाती है। ये कब प्रोड्यूस होगी? जब आपकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड सेट किए जाएंगे, और तकरीबन ये 12 इलेक्ट्रोड हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर सेट किए जाते हैं। यानी कि इस टॉपिक के अंदर आप क्या सीखेंगे? इस टॉपिक के अंदर ये सीखेंगे कि ह्यूमन हार्ट के अंदर नर्व इम्पल्सेस पैदा हो रही हैं और उनकी जैसे हमारे हार्ट जो है वो कंटैक्ट हो रहा है, यानी उसके एट्रिया और वेंट्रिकल कंटैक्ट हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन हो रही है, इसको हम जिस मशीन के ज़रिए उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। और जो रिकॉर्डिंग आप करते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे जनरेट होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो जब ये हम मशीन काम करती है, वर्क करती है, तो एक ग्राफ की फॉर्मेट में आपको रिजल्ट मिलता है, और वो ग्राफ क्या कहलाता है? PQRST ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग होगी कैसे? आपकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड सेट किए जाएंगे। वो इलेक्ट्रोड जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसको क्या करेंगे बेटा? अब मेजर करेंगे ग्राफ फॉर्मेट में। अब वो कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं? 12 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो नर्व इम्पल्सेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारे तमाम सेल्स जो हैं वो बेसिकली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी ह्यूमन हार्ट के अंदर पैदा हो रही है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होगी। इसलिए ना सिर्फ ह्यूमन हार्ट के गिर्द 6 इलेक्ट्रोड सेट किए जाते हैं, बल्कि आपके बाजू के ऊपर भी इलेक्ट्रोड सेट किए जाते हैं, और इवन के लेफ़्ट लेग के ऊपर भी इलेक्ट्रोड सेट किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ह्यूमन हार्ट से लेकर बाकी जगहों पर भी पहुँच रही है तो उसको भी सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। क्लियर? तो ये थोड़ा सा एक प्रोसीजर था। अब ज़रा हम सिंपल समझते हैं कि ये हमारे पास ये जो ग्राफ प्लॉट होगा ये किस तरह का होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये ग्राफ हमें कुछ इस फॉर्मेट में नज़र आता है। तो इसमें जो P वेव है, P वेव बेसिकली ज़ाहिर कर रही होती है एट्रियल कंट्रैक्शन को। मैं इसमें कह सकता हूँ एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर कंट्रैक्शन हो रही है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन कह लो, सिस्टोल कह लो, सिस्टोल भी कह सकते हो। ठीक है, कि हमारे एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहे हैं, ये P वेव ज़ाहिर करती है। पहले तो हम अपने थोड़ा सा टेक्स्ट बुक की जो वर्डिंग है ना उसको समझेंगे ना। QRS कम्प्लेक्स, ये जो फॉर्मेट है ये आगे जाहिर करता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को कह लो, या मैं यहाँ पर डीपोलराइजेशन भी कह सकता हूँ। डीपोलराइजेशन की वजह से आगे क्या होता है बेटा? कंट्रैक्शन होती है। और जो T वेव है ये बेसिकली किसको जाहिर करती है? ये T वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल को जाहिर करती है। डायस्टोल, ये फॉर्मेट आपको याद होनी चाहिए। ये MCQs के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर जो है वो मेजर कर रहे हो, तो उस पर ये ग्राफ जो है वो बन रहा होता है। ये जो रेफरेंस लाइन बन रही है इस रेफरेंस लाइन को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। दोबारा 1 by 1 सुन लें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो मशीन थी उसने
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो जनरेट हुई ह्यूमन हार्ट के अंदर उसको ग्राफ की फॉर्मेट में ज़ाहिर किया। और पहला जो ग्राफ है जो वेव कहते हैं हम पी वेव, ये बेसिकली एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल यानी हमारे एट्रिया के कंट्रैक्ट जब होते हैं ना हमारे एट्रिया, तो उसको ज़ाहिर करता है। क्लियर। उसके बाद QRS कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं इसमें दो वेव्स जो हैं, 2-3 वेव हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक Q वेव है, एक R है और एक S वेव है, ये आपस में कनेक्टेड हैं और इसको इसलिए हम कहते हैं QRS कम्प्लेक्स। ये किसको ज़ाहिर करता है? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को। कंट्रैक्शन की जगह पे आपको पता है कि सिस्टोल भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उसको कंट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमारे वेंट्रिकल्स में हो क्या रही है? डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से आगे कंट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद जो T वेव है बेटा, ये बेसिकली किसको ज़ाहिर करती है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ज़ाहिर करती है। दैट मीन्स हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में हैं। ठीक है, अब वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, वहाँ पर रीपोलराइजेशन हो चुकी है, वहाँ जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था, एक सिंपल सी वर्डिंग थी जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल है नहीं जितना कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो अब ज़रा हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं ना कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से पी वेव ऊपर की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है और क्यू वेव ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है, और जो हमारे पास वेव है ये ऊपर की तरफ एब्रप्टली अचानक क्यों जा रही है, एस वेव डाउनवर्ड क्यों आ रही है, और टी वेव जो है वो अपने जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है उससे ऊपर क्यों जा रही है। यानी इस सारे मैकेनिज्म को हम ज़रा थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी सीखते हैं। देखिए हमें पता है कि होता क्या है, सिंपल ह्यूमन हार्ट के अंदर, इंसान के हार्ट के अंदर जो है स्पेसिफिक मसल्स होते हैं जिनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट करने की सलाहियत होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करने की सलाहियत होती है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? SA नोड कहते हैं। ये हमारे पास हैं जी SA नोड। तो SA नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जैसे जनरेट होगी वो फ़ौरन फैलना शुरू हो जाएगी, एट्रिया के अंदर जाएगी। क्लियर। जिससे हमारे एट्रिया हैं वो कंटैक्ट होना शुरू करेंगे। और इसके अलावा ये एट्रियो वेंट्रिकुलर, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है नोड्स वाला जो लेक्चर है तो हमारे लास्ट लेक्चर आप देख लें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि SA नोड क्या होता है और AV नोड क्या है। तो अब जो सिग्नल है वो AV नोड तक पहुँचेगा। तो SA नोड ने जो फ़ौरन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट की है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एट्रिया जो है वो फर्दर क्या करेंगे बेटा? कंट्रैक्ट करेंगे। और यही एट्रियल कंट्रैक्शन हम यहाँ देखते हैं P वेव के ज़रिए, जो कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन आती है। अब मैं ज़रा आगे समझाऊंगा आपको कि ये हम डिफ्लेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ क्यों ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नल आया AV नोड के पास। AV नोड ने जितने भी ये नर्व इम्पल्सेस हैं जो कि SO नोड पैदा करवा रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इन सबको रिसीव करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं इनके पहुँचने में थोड़ी सा टाइम लगता है, इसलिए हमारे पास ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन हमें ज़ाहिर होती है। क्लियर। उसके बाद आगे जो है वो AV नोड से आगे बंडल ऑफ हिस और लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांच के पास जो सिग्नल जाएगा। जैसे ही लेफ़्ट ब्रांच के पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुँचेगी तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और फिर हम इसको जो है क्यू वेव की शक्ल में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेंगे। फिलहाल आप इतना ज़हन में रखें ना कि ये इस साइड पे थोड़ी सी जो है वो फैल रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। उसके बाद क्या होगा, ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये आगे पुरकिंजी फाइबर्स में फैलेंगे। पुरकिंजी फाइबर्स जो है वो पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर एकदम कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, ये ऐसे। ठीक है बेटा। तो इनकी वजह से यहाँ वेंट्रिकल्स के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा होंगी और उससे क्या होगा, हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, जो यहाँ पर हमने ग्राफ को शो किया हुआ है। क्लियर। उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल के पीक पॉइंट पे, ठीक है, ये इस तरफ ऊपर की तरफ पहुँचेंगी ना वेव्स हमारे पास, तो उनकी डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड होगी, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाती है। ठीक है। और इसको हम जो है ये नीचे की तरफ जो ग्राफ प्लॉट हुआ है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से, एस वेव से हम उसे जाहिर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो रिलैक्स होने के दौरान क्या होता है कि हमारे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये ऐसे। लेकिन चूंकि ये पिछले प्रोसेस से थोड़ा सा रिवर्स है तो इसलिए हम उसे टी वेव से जाहिर करेंगे। अब ज़रा थोड़ा सा आपके दिमाग में ये आइडिया तो बन गया ना कि कैसे एट्रिया कंटैक्ट हो रहे हैं तो हम उसे किस वेव से जाहिर कर रहे हैं, और कैसे सिग्नल जो है आगे फर्दर जा रहा है वेंट्रिकल्स के पास, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन जो है थोड़ा सा ऐसे फैलती जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो उसको हम एस वेव से जाहिर करेंगे। क्लियर। और क्यू को हमने कैसे जाहिर किया था, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट बंडल ब्रांच से जो आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो ऐसे लेफ्ट साइड पे जो है वो फैल रही थी, जिसकी वजह से हमने क्यू वेव को डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में शो किया। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है
कि जिसमें हमारे पास ये एक सिंपल सी वेव बन रही होती है जो जिसको मशीन ये रिकॉर्ड कर रही होती है। अब ये होता क्या है, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। हम ये समझने लगे अब कि पी वेव जो बनेगी हमारे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों बनेगी, ठीक, क्यू वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों बनेगी, आर वेव जो है वो अपवर्ड एकदम पी क्यू आई है और एस वेव डाउनवर्ड क्यू आई है, वो ज़रा समझे। मैंने अभी प्रीवियस जो हमने बातें की हैं वो ज़रा उसको आप रिवाइज़ करें तो मैंने आपको समझाया कि बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेट किए जाते हैं। मैं ऐसे मिसाल के तौर पर फ़र्जी तौर पर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेट किया गया और जो एपेक्स है हार्ट का उस तरफ जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सेट किया गया। अब ज़रा रूल समझना, अगर तो डीपोलराइजेशन, पहली बात तो ये कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं और डीपोलराइजेशन किसे कहते हैं, वो भी ज़रा आप थोड़ा सा मैकेनिज्म समझे। देखिए, जब नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन होती है ना, हमारे मसल्स जब कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते उस वक्त हमारे मसल्स के अंदर लोअर साइड पे, नीचे साइड पे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से नीचे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर जो है हमारे मसल्स के अंदर पॉजिटिव चार्जेस पैदा होते हैं। ये ऐसे, ठीक है। तो ये रेस्टिंग कंडीशन है, चाहे वो कार्डियक मसल समझ लो, चाहे वो हमारे ये सिंपल जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनको अगर आप समझे ना, तो जब वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो रेस्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड या इनसाइड द सेल नेगेटिव चार्जेस होते हैं और आउटसाइड द सेल क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। क्लियर? तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम कहते हैं, ये है हमारे पास पोलराइजेशन स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट हम उसे कहते हैं। जब नर्व इंपल्स आती है, जब तक नर्व इंपल्स नहीं होगी सिग्नल कैसे मिलेगा हमारे मसल्स को, और वो कंटैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जब नर्व इंपल्सेस आती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा की जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ता है। कैसे रिवर्स डायरेक्शन में? तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ गेट्स वगैरह के ओपन होने की वजह से पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो नेगेटिव चार्जेस पैदा किए जाते हैं। यस, ये बनाए जाएंगे। तो ये चूंकि पोलराइज से उलट स्टेट है तो हम इसे कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट हम कहते हैं। तो ये है हमारे पास, ये नर्व इंपल्स आएगी। क्लियर? तो इसी नर्व इंपल्स की वजह से हमारे मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं। ये उनकी रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक, और ये उनकी बेसिकली क्या है, ये कंट्रैक्शन में आ गए हैं। अब इसके रिवर्स दोबारा होगा प्रोसेस। ये रिवर्स कैसे प्रोसेस होगा ये ज़रा हम समझ लेते हैं, जिसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में कैसे जाएंगे? दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में दोबारा वैसे ही जाएंगे कि नेगेटिव चार्जेस अंदर की तरफ जनरेट किए जाते हैं सेल के अंदर और सेल से बाहर पॉजिटिव चार्जेस जनरेट किए जाते हैं। अब जो मसल कंट्रैक्ट हुआ है वो रिलैक्स हो जाएगा। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? रीपोलराइजेशन स्टेट या रीपोलराइज्ड मसल्स भी हम उन्हें कहते हैं। अब जब कंट्रैक्ट होंगे तो हर वक्त कंट्रैक्शन में थोड़ी रहेंगे, वो तो रिलैक्स होंगे। जब तक रिलैक्स नहीं होंगे दोबारा कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी कैसे जनरेट होगी? इसलिए दोबारा कंट्रैक्ट होने के लिए पहले उन्हें जो है रिलैक्स स्टेट में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद कंट्रैक्ट हो सकेंगे। तो इसको हम कहते हैं रीपोलराइज स्टेट। तो हमारे मसल्स जो डीपोलराइज हुए हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो रीपोलराइज स्टेट में आए ताकि नेक्स्ट जो है दोबारा डीपोलराइजेशन हो सके और कंट्रैक्शन हो सके। ये एक प्रिंसिपल है पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को समझने के लिए। पॉजिटिव पीक या नेगेटिव पीक हमें कैसे मिलती है ग्राफ के अंदर, वो थोड़ा सा असूल ये है कि अगर तो डीपोलराइजेशन जनरेट हो रही है वो टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो तब हम उसे कहेंगे कि पॉजिटिव पीक हमें मिल रही है। कैसे? और हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ हमने लगाया हुआ है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस डायरेक्शन में। जो हमारे पास इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं वो ऐसे ट्रेवल कर रही हैं टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो तब हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी, पीक बनेगी, वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर टुवर्ड द नेगेटिव होगी डायरेक्शन नर्व इंपल्स की, तो हमारे पास जो भी पीक बनेगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। टिकल जो इंपल्सेस ऐसे नोड जनरेट करा रहा है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो इसलिए हमारे पास ये जो पीक बन रही है ये क्या कौन सी पीक है बेटा? पॉजिटिव पीक है, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर की तरफ है। उसके बाद अगर आप जरा देखें बंडल ऑफ हिस्से, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही हैं वो ऐसे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है और इनकी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह होती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो तभी हमारे पास ये जो पीक बन रही है ये क्या है? नेगेटिव पीक बन रही है, यानी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे की तरफ। उसके बाद अगर आप देखें पुरकिंजी फाइबर में तो उनकी डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है, तो हम वेक्टर एडिशन के मुताबिक हम उनको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इनके अंदर जो नर्व इंपल्सेस हैं टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए एकदम जो है आर वेव हमें मिली है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब आप कहेंगे सर ये एकदम क्यों है बेटा? पुरकिंजी फाइबर्स के जरिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट हो रही होते हैं, तभी जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें एस वेव की, तो एस वेव में नेगेटिव क्यों जनरेट हो रही है बेटा? ये जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल एंड पे जाते हुए
जो वेंट्रिकल्स की इंतहा है ना, जहाँ वेंट्रिकल्स खत्म हो रहे हैं और रेडिएटर शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर जब नर्व इम्पल्सेस की अगर हम डायरेक्शन देखें ना, वो ऐसे अपवर्ड है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है, तभी यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिल रहा है बेटा वो नेगेटिव मिल रहा है। क्लियर। अब जब रिपोलराइजेशन होती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से अब बननी तो कौन सी पीक चाहिए, नेगेटिव पीक बननी चाहिए, लेकिन चूंकि ये उलट प्रोसेस शुरू हो गया है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव पीक की बजाय हमारे पास क्योंकि डायरेक्शन उसकी उलट हो गई है, इसलिए हम पॉजिटिव पीक बनाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो बेटा, टी वेव कहते हो। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली सिखाया है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया। आपको पता होना चाहिए कि वेव के अंदर जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब होती है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब होती है, इलेक्ट्रोड्स कैसे सेट किए जाते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कैसे आगे जो है वो फैल रही होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ईसीजी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।